अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट ELEC 202 अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब्जेक्ट का हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसको लेके चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के हवाले से, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जो हिफाजती आलात इस्तेमाल होते हैं उसके हवाले से। तो इस चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है DC मोटर स्टार्टर। DC मोटर स्टार्टर क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसको मोटर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले अगर हम सिर्फ मोटर को डिस्कस करें कि मोटर क्या होती है, तो अज़ीज़ तलबा, मोटर ये लफ्ज़ आपने आम सुना होगा, आपने मोटर्स देखी भी होंगी। तो मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, एक ऐसा आला होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। यानी कि मोटर को जब हम इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करते हैं तो वो उसके मुताबिक मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है। तो ये होता है ये होती है मोटर। मोटर एक ऐसा आला या ऐसी मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। अब हमारे पास जो सप्लाईज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, AC और DC। तो हमारे पास AC सप्लाई पे चलने वाली मोटर्स भी होती हैं और DC सप्लाई पे चलने वाली मोटर्स भी होती हैं। तो ये जो DC मोटर होती है, इसका मतलब है कि ये ऐसी मोटर है जो कि DC सप्लाई पे चलती है, डायरेक्ट करंट से चलती है। तो DC डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है, तो DC सप्लाई से चलने वाली मोटर को हम DC मोटर कहते हैं। DC सप्लाई से चलने वाली मोटर को DC मोटर कहते हैं। DC मोटर का अगर मज़ीद मुख्तसर तारुफ लें तो वो ये है कि इस मोटर के दो हिस्से होते हैं, एक उसके मरकज़ में हरकत करने वाला उसका रूटर होता है और एक उसका स्टेटर होता है, बैरूनी हिस्सा। मोटर का बैरूनी हिस्सा उसको हम स्टेटर कहते हैं क्योंकि वो साकन होता है, और उसके जो मरकज़ में जो हिस्सा हरकत कर रहा होता है उसे हम रूटर कहते हैं। रूटर का मतलब हरकत करने वाला, रोटेट होने वाला हिस्सा। तो DC मोटर के रूटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। DC मोटर के रूटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, या इसे DC मोटर का आर्मेचर कहते हैं रूटर को। और DC मोटर के स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, या DC मोटर के स्टेटर को हम फील्ड कहते हैं और रोटर को आर्मेचर के नाम से पुकारा जाता है। तो दो हिस्से होते हैं DC मोटर के, एक उसका रोटर जो मरकज़ में हरकत करता है और एक उसका बैरूनी हिस्सा जो साकन होता है। रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं और स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये DC मोटर की सर्किट डायग्राम है। DC मोटर की इकसाम है 3, सीरीज़, शंट और कंपाउंड। ये उनमें से एक DC मोटर की किस्म है। DC मोटर की ये कनेक्शन डायग्राम है, इसमें देखिए ये उसका आर्मेचर है, ये आर्मेचर को शो कर रहा है और ये उसकी फील्ड वाइंडिंग को शो कर रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों आपस में मुतवाज़ी में जुड़े हुए हैं, तो ये शंट DC मोटर कहलाएगी। हम अगले चैप्टर में जाकर DC मोटर की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इकसाम होती हैं DC मोटर की, लेकिन यहाँ पर हमारा बेसिक जो टारगेट है वो DC मोटर स्टार्टर है। तो हमने सिर्फ मुख्तसर तारुफ लेना है DC मोटर का। तो अज़ीज़ तलबा, DC मोटर की ये शंट टाइप DC मोटर की ये किस्म है, यानी कि ये शंट DC मोटर है क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के मुतवाज़ी में है। तो अज़ीज़ तलबा, करते क्या है, हम ये जो DC मोटर इसमें देखें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में मुतवाज़ी में है और इन दोनों को सप्लाई के मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। फील्ड को भी सप्लाई से जोड़ा जाता है और आर्मेचर को भी सप्लाई फराहम की जाती है। तो फील्ड और आर्मेचर दोनों को DC सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आर्मेचर और फील्ड को जब DC सप्लाई फ्राहम करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग भी अपना मकनातीसी फ्लक्स पैदा करती है और आर्मेचर वाइंडिंग भी अपना मकनातीसी फ्लक्स पैदा करती है। दोनों फ्लक्सेस के बाहमी अमल से रोटर के ऊपर टार्क पैदा होता है, रोटर हरकत करता है। तो ये इसका मुख्तसर वर्किंग प्रिंसिपल है DC मोटर का, कि जब हम इसको DC सप्लाई फ्राहम करते हैं, फील्ड भी अपना फ्लक्स पैदा करती है और आर्मेचर भी अपना फ्लक्स पैदा करता है। दोनों के फ्लक्सेस के बाहमी अमल से रोटर के ऊपर टार्क पैदा होता है, रोटर हरकत करना शुरू कर देता है, या यूँ कह लें कि मोटर चलना शुरू हो जाती है। तो ये था इसका मुख्तसर DC मोटर का तारुफ और उसकी वर्किंग। अज़ीज़ तलबा, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब मोटर चलती है उसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, उसको पावर सप्लाई का जो स्विच है वो ऑन किया जाता है,
तो स्टार्टिंग पे कुछ लम्हात के लिए मोटर ज़ायद करंट लेती है, बाकायदा बाकी आलात की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। आप घर में जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो आप फील करते हैं कि मोटर शुरू में स्टार्टिंग के वक्त ज़ायद करंट लेती है और बाकी पंखे या ट्यूबलाइट या बल्ब जो चल रहे होते हैं उनकी रोशनी पे या उनकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। तो कोई भी मोटर है वो जब उसको स्टार्ट किया जाता है, उसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग के वक्त कुछ देर के लिए, बहुत कम देर के लिए वो ज़ायद करंट लेती है, क्योंकि मोटर ने साकन हालत से वर्किंग हालत में या रोटेटिंग हालत में जाना होता है, तो वो स्टार्टिंग के वक्त कुछ ज़ायद करंट लेती है। वो ज़ायद करंट जो है वो नॉर्मल करंट का 5 से 7 गुना हो सकती है। यानी कि अगर मोटर नॉर्मल 10 एम्पीयर करंट ले रही है मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, तो मोटर स्टार्टिंग के वक्त 50 से 70 एम्पीयर करंट ले सकती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि मोटर बिल्कुल साकन होती है, साकन हालत से जैसे ही वो वर्किंग में उसने आना होता है तो वो ज़ायद करंट लेती है स्टार्टिंग पे। तो कोई भी मोटर है वो स्टार्टिंग पे ज़ायद करंट लेती है। अब अजीज़ तलबा, मैंने जैसे आपको मिसाल दी है कि फ़र्ज़ करें एक मोटर है वो नॉर्मल 10 एम्पीयर करंट लेती है, लेकिन स्टार्टिंग पे वो 5 से 7 गुना ज़ायद करंट लेगी, यानी कि वो 50 से 70 एम्पीयर करंट लेने की कोशिश करेगी। अब मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो डिज़ाइन की गई है 10 एम्पीयर के लिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग पे उसके अंदर से इतना ज़्यादा करंट चलेगा तो आर्मेचर की वाइंडिंग के जलने का इम्कान होता है। इतनी ज़्यादा करंट चलेगी, इतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी कि ये वाइंडिंग जल सकती है। तो मोटर स्टार्टिंग के वक्त जो ज़ायद करंट लेती है, उस ज़ायद करंट के नुकसान से बचने के लिए, मोटर स्टार्टिंग के वक्त जो ज़ायद करंट लेती है, उस ज़ायद करंट के नुकसान से बचने के लिए हम स्टार्टर यूज़ करते हैं मोटर के साथ। ये स्टार्टर क्या करता है, इब्तदाई ज़ायद करंट के नुकसान से मोटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये जो मोटर स्टार्टर होता है इसका काम क्या होता है, जो मोटर स्टार्टिंग पे ज़ायद करंट लेती है उस ज़ायद करंट के नुकसान से मोटर को बचाना होता है, या यूँ कह लें कि उस ज़ायद करंट को महदूद करना होता है ताकि आर्मेचर वाइंडिंग या मोटर को नुकसान ना पहुँचे। तो ये होता है मोटर स्टार्टर। तो डीसी मोटर्स के साथ स्टार्टिंग करंट को महदूद करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे हम डीसी मोटर स्टार्टर कहते हैं। स्टार्टर इसका मतलब ये कि मोटर को ये स्टार्ट करवाता है। स्टार्ट कैसे करवाता है, महफूज हद के अंदर रहते हुए। मोटर स्टार्टिंग के वक्त जो ज़ायद करंट लेती है उस ज़ायद करंट से ये मोटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसे हम कहते हैं डीसी मोटर स्टार्टर, यानी कि डीसी मोटर के साथ इस्तेमाल होने वाला ऐसा आला जो कि ज़ायद स्टार्टिंग करंट के नुकसान से मोटर को महफूज रखता है, इसे हम स्टार्टर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि मोटर स्टार्टिंग के वक्त जो ज़ायद करंट लेती है उससे हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये आला इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टार्टर किस तरह मोटर की स्टार्टिंग करंट को महदूद करता है, ये हम डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लें अजीज़ तुलबा। जो हमारे पास छोटी मोटर्स होती हैं, छोटी मोटर्स मतलब 1 हार्स पावर तक की जो मोटर्स होती हैं, 1 हार्स पावर तक की जो मोटर्स होती हैं, उनके साथ स्टार्टर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि उन 1 हार्स पावर तक की मोटर्स को डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ा जा सकता है, स्टार्टर ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन 1 हार्स पावर से ज़्यादा की जो मोटर्स होती हैं, 1 हार्स पावर से ज़्यादा की जो मोटर्स होती हैं, उनके साथ स्टार्टर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि छोटी मोटर के साथ स्टार्टर क्यों नहीं लगाते और बड़ी मोटर के साथ स्टार्टर लगाना क्यों ज़रूरी है। अजीज़ तलबा, जो छोटी मोटर्स होती हैं, छोटे साइज़ की मोटर्स होती हैं, मसलन 1 हार्स पावर तक की मोटर्स हैं, जो छोटी मोटर्स होती हैं उनके आर्मेचर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा रखी जाती है। इनके आर्मेचर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और आपको पता है कि जिस चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वो ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकती है। तो अजीज़ तुलबा, जो छोटी मोटर्स होती हैं उनके आर्मेचर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि वो ज़ायद करंट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। छोटी मोटर्स की आर्मेचर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है
इसलिए वो ज़्यादा करंट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। तो छोटी मोटर्स के साथ स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या छोटी मोटर के साथ स्टार्टर लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। लेकिन जो बड़ी मोटर्स होती हैं, मसलन 1 हार्स पावर से ज़्यादा की मोटर्स होती हैं, उन मोटर्स के साथ स्टार्टर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न ये होती है कि बड़े साइज़ की मोटर्स की आर्मेचर की रेजिस्टेंस कम होती है, थोड़ी होती है, और कम रेजिस्टेंस होने की वजह से वो ज़ायद करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बड़े साइज़ की मोटर्स के साथ स्टार्टर लगाना ज़रूरी है। ये एक रीज़न है कि हम छोटी मोटर के साथ स्टार्टर क्यों नहीं लगाते और बड़ी मोटर के साथ स्टार्टर क्यों लगाते हैं। क्या रीज़न है कि छोटी मोटर्स की आर्मेचर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा करंट को बर्दाश्त कर लेती है, जबकि बड़ी मोटर की आर्मेचर की रेजिस्टेंस कम होती है, वो ज़्यादा करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बड़ी मोटर्स के साथ स्टार्टर लगाना ज़रूरी है। दूसरी रीज़न ये होती है स्टार्टर इसके साथ ना लगाने उसके साथ लगाने की। छोटी मोटर्स चूँकि साइज़ में छोटी होती हैं, बड़ी तेज़ी के साथ स्पीड पकड़ लेती हैं। छोटी मोटर्स का साइज छोटा होने की वजह से वो तेज़ी के साथ स्पीड पकड़ लेती हैं, तो ये भी वजह है कि जिसकी वजह से उनमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि बड़ी मोटर्स जो होती हैं, मसलन 1 हार्स पावर से ज़्यादा की जो मोटर्स होती हैं, वो साइज़ में बड़ा होने की वजह से वो इतनी तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़ती, इसलिए उनके साथ स्टार्टर लगाना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि स्टार्टर क्या होता है और किस मोटर के साथ स्टार्टर लगाना ज़रूरी है और किसके साथ लगाना ज़रूरी नहीं है, और किन वजूहात की बिना पर हम छोटी मोटर के साथ स्टार्टर नहीं लगाते और बड़ी मोटर्स के साथ स्टार्टर लगाते हैं। तो अब आते हैं इस बात की जानिब कि स्टार्टर बेसिकली चीज़ क्या होती है, ये किस तरह आर्मेचर में चलने वाली करंट को महदूद करता है। तो अजीज़ तलबा, हम करते क्या है, हमारा मकसद होता है स्टार्टिंग के वक़्त आर्मेचर को जाने वाली इस ज़ायद करंट को महदूद करना। मोटर की स्टार्टिंग के वक़्त आर्मेचर को जाने वाली ज़ायद करंट को महदूद करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुतगय्यर मुज़ाहमत, ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा की जा सकती है। मुतगय्यर मुज़ाहमत, ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो रेजिस्टेंस एक लगा दी जाती है आर्मेचर के सीरीज़ में। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, ये डीसी सप्लाई है। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज़ में लगा दी है। फील्ड को बराह रास्त डीसी सप्लाई मिलेगी, जबकि आर्मेचर को जो डीसी सप्लाई जा रही है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रही है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब सप्लाई फ्राहम करते हैं, सप्लाई फ्राहम करने से पहले हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है इसे सर्किट में, सारी रेजिस्टेंस को सर्किट में शामिल कर लेते हैं। तब यहाँ से जो करंट आएगी वो सारी रेजिस्टेंस में से गुजर के आर्मेचर को जाएगी, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस जो वो आर्मेचर के सीरीज़ में शामिल है। तो जब हम यहाँ पे सप्लाई फ्राहम करेंगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर को जाने वाली करंट महदूद हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर को जाने वाली करंट महदूद हो जाएगी, मोटर आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सर्किट से निकाल देते हैं। तो अब क्या होता है, ये आर्मेचर बराह रास्त सप्लाई से जुड़ जाता है। पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस मुकम्मल तौर पर सर्किट में शामिल थी स्टार्टिंग के वक्त, तो स्टार्टिंग करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से महदूद होकर आर्मेचर को जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग महफूज रहती है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस को सर्किट से निकालते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंटर को नीचे लेके आते जाते हैं, रेजिस्टेंस सर्किट से निकलती जाती है, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पे सर्किट से निकाल देते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें सर्किट से निकली हुई है और अब आर्मेचर बराह रास्त सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो मोटर पूरी स्पीड से चलना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग करंट को महदूद करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस शामिल की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल देते ताकि मोटर अपनी पूरी स्पीड पे चलना शुरू कर दे। तो स्टार्टर, डीसी मोटर स्टार्टर बुनियादी तौर पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को आर्मेचर के सीरीज में लगाकर आर्मेचर की ज़ायद स्टार्टिंग करंट को महदूद किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस को सर्किट से निकालते जाते हैं और आर्मेचर करंट जो है वो आर्मेचर अपनी स्पीड पकड़ता जाता है, यहाँ तक कि इस रेजिस्टेंस को मुकम्मल तौर पर सर्किट से निकाल देते हैं, तो मोटर अपनी पूरी रफ्तार से चलना शुरू हो जाती है। ये है सादा डीसी स्टार्टर, सादा सिंपल डीसी स्टार्टर। क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जिसे आर्मेचर के सीरीज़ में लगा देते हैं।
अब अगर हम इस तरह मोटर को स्टार्ट करते तो उसमें एक मसला आता है। मसला क्या आता है अजीज़ तलबा, देखें हमने क्या किया है, मोटर को स्टार्ट करवा लिया है, रेजिस्टेंस सर्किट से निकली हुई है, मोटर पूरी रफ्तार से चल रही है, लेकिन अचानक क्या होता है, पीछे से सप्लाई ऑफ हो जाती है, सप्लाई ऑफ हो गई है और अचानक फिर सप्लाई वापस बहाल हो गई है। तो जब सप्लाई ऑफ हुई है तो ये पॉइंटर यहाँ पे सेट है, हमने मैन्युअली इस रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल के पॉइंटर यहाँ पे सेट किया है, रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल नहीं है। अब अचानक सप्लाई बंद होने के बाद सप्लाई दोबारा बहाल हो गई है, तो जैसे दोबारा सप्लाई बहाल होगी उस वक्त तो चूंकि ये रेजिस्टेंस सर्किट से निकली हुई है तो आर्मेचर डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट हुआ होगा और इसकी वाइंडिंग जलने का चांस होता है। तो सादा डीसी स्टार्टर का नुकसान ये है कि सप्लाई के अचानक बंद होकर दोबारा बहाल होने पर आर्मेचर वाइंडिंग को नुकसान हो सकता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब मोटर चल रही है उस वक्त ये रेजिस्टेंस सर्किट से निकली हुई है, लेकिन अचानक सप्लाई बंद होती है, फिर सप्लाई आ जाती है। जब दोबारा सप्लाई आएगी तो उस वक्त ये पॉइंटर सर्किट ये यहाँ पे होगा तो ये आर्मेचर को डायरेक्ट करंट चलेगी, ये रेजिस्टेंस सर्किट से निकली हुई है तो आर्मेचर वाइंडिंग जलने का खदशा होता है, क्योंकि दोबारा स्टार्टिंग पे आर्मेचर ज़ायद करंट लेगा। तो सादा डीसी स्टार्ट का नुकसान ये होता है कि अचानक सप्लाई के ऑफ होने और फिर दोबारा ऑन होने पर मोटर में ज़ायद करंट चलने का इम्कान होता है। अब इसका होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसे ही सप्लाई ऑफ हो ये पॉइंटर वापस अपनी पहली जगह पे आ जाए, जैसे सप्लाई ऑफ हो ये पॉइंटर खुद ब खुद पहली जगह पे आ जाए, ताकि अगर दोबारा सप्लाई ऑन हो भी जाए तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल हो। ठीक है, तो इस पॉइंटर को चाहिए कि जैसे सप्लाई ऑफ हो, होना ये चाहिए कि जैसे सप्लाई ऑफ हो ये रेजिस्टेंस दोबारा सर्किट में शामिल हो जाए, ताकि अगर दोबारा सप्लाई आ जाए तो रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर महफूज रहे। तो सादा डीसी स्टार्टर को हम इस तरह यूज़ नहीं करते डीसी मोटर के साथ, हम इसमें थोड़ी सी तरमीम करते हैं। सादा डीसी स्टार्टर में तरमीम क्या करते हैं कि जैसे सप्लाई ऑफ हो ये पॉइंटर वापस चला जाए अपनी जगह पर और ये रेजिस्टेंस वापस सर्किट में शामिल हो जाए। तो ऐसा करने से हमारे पास पॉइंटर की शक्ल जो बनती है उसे हम 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। यह है डीसी मोटर के साथ जो यूज़ होता है वो सादा स्टार्टर है, सिंपल डीसी स्टार्टर है कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, पॉइंटर के खुद ब खुद वापस जाने का कोई मैकेनिज़्म नहीं होता। तो इस सूरत में जो नुकसान का खदशा होता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं। इसको 3 पॉइंट क्यों कहते हैं वो हम इसकी अभी सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं, फिर उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हम इसको 3 पॉइंट क्यों कहते हैं। 3 पॉइंट इसलिए कहते हैं कि उसमें 3 पॉइंट बनते हैं। कौन कौन से पॉइंट बनते हैं वो हम इसकी सर्किट डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो अजीज़ तलबा 3 पॉइंट स्टार्टर ये बहुत अहम स्टार्टर डीसी मोटर्स के साथ यूज़ होता है। आपके कोर्स के हवाले से भी, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये बहुत अहम है, तो इसको गौर से समझिएगा। तो आते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की जानिब। अजीज़ तलबा जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। असल काम स्टार्टर चाहे सादा स्टार्टर है चाहे 3 पॉइंट स्टार्टर है, डीसी मोटर स्टार्टर कोई भी है, उसमें जो असल काम होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने ही आर्मेचर को जाने वाली करंट महदूद करनी होती है। लेकिन इसमें हम एक मैकेनिज़्म इख्तियार करते हैं कि अगर सप्लाई ऑफ हो जाए तो ये रेजिस्टेंस वापस सर्किट में शामिल हो जाए। तो अजीज़ तलबा होता क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये देखें यहाँ पे ये सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्पाइरल स्प्रिंग है, और इसके ऊपर एक स्टार्टिंग आर्म लगा हुआ है, स्टार्ट आर्म लगा, यानी कि ये कंडक्टिव मटेरियल का ये एक टुकड़ा या बाजू या आर्म लगा हुआ है, और इस आर्म के ऊपर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा आयरन कीपर होता है। दोबारा देखिएगा, ये सप्लाई आ रही है, ये जा रही है इस पॉइंटर को, इस आर्म को, ये आर्म जो है ये एक साइड पे इसको फिक्स किया होता है स्प्रिंग के साथ, और इस आर्म के साथ ये एक लोहे का छोटा टुकड़ा लगा होता है। ये आर्म जुड़ा होता है इस रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट के साथ, और ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इसको जोड़ देते हैं आर्मेचर के सीरीज़ में। तो ये पॉजिटिव, जिस तरह यहाँ पे देखें जो सप्लाई आ रही थी वो रेजिस्टेंस में से गुजरकर आर्मेचर को जा रही थी। यहाँ पे क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस तरह आर्म के रास्ते से रेजिस्टेंस में से चलकर ये आर्मेचर को जा रहा है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है ये आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट हो गई है। दूसरे नंबर पर
ये फील्ड है, इसको जो सप्लाई देनी है, चूँकि फील्ड को हम डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, फील्ड को डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे और ये जोड़ देंगे इस कॉइल के साथ और इस कॉइल का दूसरा सिरा जोड़ देंगे फील्ड के साथ। दोबारा देखें, आर्मेचर को सप्लाई जाएगी इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, जबकि फील्ड को जब सप्लाई जाएगी डायरेक्ट। फील्ड के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस शामिल नहीं है। तो मज़ीद ये दोनों को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई है और यहाँ से इनको नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास 3 पॉइंट स्टार्टर की सर्किट डायग्राम, कि उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जो आर्मेचर के सीरीज़ में होती है और फील्ड को एक कॉइल के रास्ते डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये एक आर्म है, स्टार्टिंग आर्म है और ये स्प्रिंग है, ये सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इस कॉइल का क्या फंक्शन है, इस आर्म का क्या फंक्शन है, स्प्रिंग क्या करता है, इस लोहे के टुकड़े को इस्तेमाल क्यों करते हैं यहाँ पे। तो अज़ीज़ तलबा, जब आप इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें 3 पॉइंट बनते हैं कनेक्शन के। L यानी कि लाइव, क्योंकि यहाँ से करंट अपना चक्कर स्टार्ट करेगी, F फील्ड का पॉइंट और A आर्मेचर का पॉइंट। तो LFA ये 3 पॉइंट बनते हैं, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो अब इसकी आते हैं वर्किंग की जानिब। अज़ीज़ तलबा, वर्किंग में आने से पहले ये बात आप याद रखिएगा कि हम इस आर्म को जब इस तरह दाएं जानिब रोटेट करते हैं, ये आर्म जो होता है ये फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है। इसको हम इस तरह दाएं जानिब रोटेट करते हैं। दाएं जानिब जब ये रोटेट करता है तो ये रेजिस्टेंस के इन पॉइंट्स के साथ टच करता जाता है। और दूसरी बात कि जब ये आर्म इस तरफ रोटेट करता है तो ये स्प्रिंग जो है ये रोल होता जाता है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता जाता है। इस आर्म को जब हम रोटेट करते करते यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि ये आर्म जो है ये रोटेट होते होते जब यहाँ पे आ जाता है तो इस आर्म के साथ ये जो लोहे का टुकड़ा लगा होता है ये इस कॉइल के साथ चिपक जाता है मकनातीसी ताकत होने की वजह से। स्प्रिंग कोशिश करता है इस आर्म को वापस लाने की, लेकिन आर्म के साथ ये जो मकनातीसी टुकड़ा, ये लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, ये कॉइल के साथ चिपक जाता है मकनातीसी ताकत की वजह से, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है ये उसको आर्म को वापस नहीं खींच पाता। तो अब आते हैं इसकी वर्किंग की जानिब। अच्छा जी अज़ीज़ तलबा, हम करते क्या हैं कि सप्लाई ऑन करते हैं, तो सप्लाई जैसे ही ऑन करते हैं फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, फील्ड अपनी पूरी मकनातीसी ताकत पैदा करेगी, जबकि आर्मेचर को सप्लाई जाएगी वो इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, यानी कि आर्मेचर को सप्लाई जा रही है, ये आर्म, ये रेजिस्टेंस, ये सारी रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल है और आर्मेचर को सप्लाई जा रही है। तो आर्मेचर जो है वो थोड़ी रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, इस आर्म को आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानिब रोटेट करते जाते हैं। आर्म यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है आहिस्ता। जब जैसे जैसे हम आर्म को रोटेट करते जाते हैं वैसे वैसे सर्किट से रेजिस्टेंस निकलती जाती है। एंड पे जब जाकर आर्म यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये सारी रेजिस्टेंस सर्किट से निकल जाती है, यहाँ से डायरेक्ट आर्मेचर को सप्लाई जाती है। सप्लाई ऑन करते हैं, फिर इस आर्म को आहिस्ता आहिस्ता हम दाएं जानिब ऐसे रोटेट करते हैं। रोटेट करते करते ये आखिरी पॉइंट पे जब आ जाता है तो ये सारी रेजिस्टेंस सर्किट से निकल जाती है और सप्लाई जो है फिर डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आर्म के ज़रिए आर्मेचर को जाती है, ये रेजिस्टेंस सर्किट से निकल जाती है। क्योंकि हमारा मकसद होता है स्टार्टिंग के वक्त रेजिस्टेंस को शामिल करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को निकाल देना, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो स्टार्टिंग पे ये आर्म यहाँ पे कनेक्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको रोटेट करते हैं हत्ता कि यहाँ पे आ जाता है ये पॉइंट और ये सारी रेजिस्टेंस सर्किट से निकल जाती है। आर्मेचर को पूरी सप्लाई मिलती है, वो पूरी स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, जब इस रास्ते से फील्ड को करंट जा रही होती है तो वो फील्ड को जो करंट जा रही है वो इस कॉइल में से गुजर के जा रही है। तो कॉइल में से जब करंट चलेगी तो ये कॉइल मकनातीस बन जाएगी, मकनातीसी ताकत पैदा कर लेगी अपने अंदर। तो जब हम इस आर्म को यहाँ पे लाएंगे तो आर्म के साथ जो ये लोहे का टुकड़ा लगा होता है वो इसकी मकनातीसी ताकत की वजह से इसके साथ चिपक जाता है। तो लोहे के टुकड़े को इस्तेमाल करने का मकसद कि जब आर्म यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आर्म को ये स्प्रिंग वापस लाने की कोशिश करेगा तो ज़रूरी है कि स्प्रिंग को यहाँ पे रोका जाए। तो हम लोहे का टुकड़ा लगा देते हैं ताकि इसकी मकनातीसी ताकत की वजह से ये लोहे का टुकड़ा इसके साथ चिपक जाए और ये वापस ना आए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम इसको मोटर को स्टार्ट करवाते हैं। जब ये आर्म यहाँ पे आ जाता है तो लोहे का टुकड़ा इसके साथ चिपक जाता है, तो मोटर पूरी रफ्तार से चलना शुरू हो जाती है। अब अज़ीज़ तलबा, जब अचानक सप्लाई पीछे से ऑफ होगी, सप्लाई के ऑफ होने से क्या होगा, ये पूरे सर्किट को सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी, ये कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, इसकी मकनातीसी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी मकनातीसी ताकत पैदा हुई थी करंट के चलने की वजह से। जब पीछे से सप्लाई ऑफ हो गई है तो ये कॉइल की मकनातीसी ताकत ख़त्म हो जाएगी। जैसे इसकी मकनातीसी ताकत ख़त्म होगी, ये स्प्रिंग जो है इस आर्म को वापस यहाँ पे ले आएगा। सप्लाई के ऑफ होने पर इस कॉइल की मकनातीसी ताकत ख़त्म हो जाएगी। जैसे मकनातीसी ताकत ख़त्म होगी, ये स्प्रिंग जो है ये आर्म को वापस ले आएगा। तो अब जब दोबारा सप्लाई आएगी तो ये रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज़ में शामिल हो चुकी होगी। तो ये है 3 पॉइंट स्टार्टर, उसकी वर्किंग, और जब सप्लाई बंद होती है तो किस तरह ये आर्म वापस आता है। तो इसमें हमें वो खदशा नहीं होता कि सप्लाई जब दोबारा आएगी तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल नहीं होती, जहाँ जैसे यहाँ पे ये खदशा था। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे सप्लाई ऑफ होगी ये स्प्रिंग आर्म को वापस ले आएगा, ताकि अगर दोबारा सप्लाई आ भी जाए तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल हो चुकी हो। तो ये है 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें एक हमारे पास L पॉइंट होता है, एक F और एक A, LFA 3 पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मोटर क्या होती है, डीसी मोटर क्या होती है, और मोटर के साथ स्टार्टर जो यूज़ करते हैं ये स्टार्टर क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, और इसको किस तरह कनेक्ट किया जाता है, और 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।